वेलकम वेलकम एवरीवन। आई एम डॉक्टर एच.एस. कुमावत। आज हम देखेंगे प्रोडक्शन अकाउंट। हमने कॉस्ट शीट में देखा था कि कॉस्ट शीट बनाते हैं और टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं और उसमें प्रॉफिट ऐड करते हैं तो सेल्स कैलकुलेट हो जाती है। आज हम देख रहे हैं प्रोडक्शन अकाउंट। ये भी सेम कॉस्ट शीट के अनुसार होता है, बट ये अकाउंट फॉर्म में होता है। कॉस्ट शीट तो वर्टिकल फॉर्म में होती है जिसमें हम ऐड करते जाते हैं, और यह एक अकाउंट के रूप में होता है, डेबिट और क्रेडिट, टू और बाय। तो इट इज ए स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट इन ए लेजर अकाउंट फॉर्म शोइंग आउटपुट ड्यूरिंग ए गिवन पीरियड। इट मे बी 1 month, 6 month, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, ईयरली। टोटल कॉस्ट एंड पर यूनिट कॉस्ट इंकर ड्यूरिंग द पीरियड। जिस प्रकार हम कॉस्ट शीट में प्राइम कॉस्ट, वर्क्स कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं, सेम इसमें भी वैसे ही करेंगे। तो टोटल कॉस्ट भी कैलकुलेट करेंगे और पर यूनिट कॉस्ट भी कैलकुलेट कर सकते हैं, एंड आल्सो द प्रॉफिट और लॉस फॉर दैट पीरियड। तो प्रोडक्शन अकाउंट में हम दो पार्ट कर देते हैं। एक तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तक, यानी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तक जितनी कॉस्ट होती है एक पार्ट वह हो जाता है, और देन आफ्टर सेकंड पार्ट में हम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बाद का जो पोर्शन होता है वो शो करते हैं। हम फॉर एग्जांपल, इससे आपको समझ में आएगा। ये प्रोडक्शन अकाउंट है। सबसे पहले हम कॉस्ट शीट में भी रॉ मटेरियल कंज्यूम लिखते थे, फिर डायरेक्ट वेजेज, डायरेक्ट एक्सपेंसेस ऐड करते थे तो प्राइम कॉस्ट आती थी। उसके बाद हम फैक्ट्री ओवरहेड ऐड करते थे तो फैक्ट्री कॉस्ट आती थी। उसके बाद हम ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड ऐड करते थे तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कैलकुलेट होती थी, और उसके बाद हम सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड ऐड करते हैं तो टोटल कॉस्ट कैलकुलेट हो जाती है। सेम वैसा ही है, बस ये अकाउंट फॉर्म में है, टू एंड बाय। तो हम देखते हैं डेबिट साइड में टू मटेरियल कंज्यूम्ड, टू डायरेक्ट वेजेस। अभी हम इसमें हमने वैसे नहीं दिखाया प्राइम कॉस्ट, फैक्ट्री कॉस्ट, केवल हमने कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तक के जितने भी एक्सपेंसेस है वह सब डेबिट साइड में लिख दिया। टू मटेरियल कंज्यूम्ड, टू वेजेस, टू इनडायरेक्ट चार्जेस। तो ये एक तरह से प्राइम कॉस्ट का पार्ट हो गया, और ये ओवरहेड्स आ गए। फिर हम जो ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP, तो डेबिट साइड में हमने ओपनिंग स्टॉक लिखा है, वर्क इन प्रोग्रेस एट द बिगनिंग, और क्रेडिट साइड में हमने क्लोजिंग स्टॉक लिखा है, वर्क इन प्रोग्रेस एट द एंड। तो इतना करने के बाद वी कैन फाइंड आउट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। इसके बाद दूसरा पोर्शन स्टार्ट होता है। तो जब हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कैलकुलेट हो गया, जो क्रेडिट साइड में दिख रहा है उसको हम डेबिट साइड में लिखेंगे, टू कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन BD। इसके बाद जो पोर्शन होता है वह हम ऐड और लेस करेंगे। तो देखिए, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बाद हम कॉस्ट शीट में फिनिश गुड्स का ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक का ट्रीटमेंट करते थे, और देन फिर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड ऐड करते थे। तो सेम वैसा ही है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मैंने 2 में लिखा है, उसके बाद हम ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स को डेबिट में लिखेंगे और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स को क्रेडिट साइड में लिखेंगे। और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड है तो डेबिट साइड में टू सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड भी लिखेंगे। बाय सेल्स, तो सेल्स तो हमने क्रेडिट साइड में शो किया, फिर क्रेडिट के टोटल में से डेबिट का टोटल लेस करेंगे तो हमको प्रॉफिट ज्ञात हो जाएगा, और यदि लॉस होगा तो बाय, यानी CR साइड में बैलेंस आएगा। यहाँ हमने प्रॉफिट शो किया। ये था सिंपल प्रोडक्शन अकाउंट। अब हम थोड़ा आगे जाते हैं मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न में, और उसमें हम देखते हैं प्राइम कॉस्ट, फैक्ट्री कॉस्ट, ये सब। तो आप देखिए डेबिट साइड में टू ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल्स, टू परचेज से रिलेटेड एक्सपेंडिचर, फॉर एग्जांपल कैरीज इनवर्ड, एंड लेस कर रहे हैं हम क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल्स। तो ये सब करने के बाद वी कैन फाइंड आउट द
कॉस्ट ऑफ मटेरियल्स कंज्यूम्ड। यह आपका रॉ मटेरियल हो गया, डायरेक्ट मटेरियल हो गया। उसके बाद हम डायरेक्ट वेजेज और डायरेक्ट एक्सपेंसेस शो करते हैं, 2 डायरेक्ट वेजेज 2 डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनका टोटल हो गया प्राइम कॉस्ट। तो हमने CR में लिखा है बाय प्राइम कॉस्ट। फिर प्राइम कॉस्ट को CR से DR में शिफ्ट किया है, वो CD था, ये BD कर दिया, टू प्राइम कॉस्ट BD। इसके बाद जो एक्सपेंडिचर होते हैं अप टू फैक्ट्री ओवरहेड यानी फैक्ट्री कॉस्ट तक, मीन्स फैक्ट्री ओवरहेड से रिलेटेड जो एक्सपेंडिचर है वो हम लिख रहे हैं, 2 इनडायरेक्ट वेजेस 2 मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस 2 फैक्ट्री से रिलेटेड ऑल एक्सपेंसेस, फॉर एग्जांपल डेप्रिसिएशन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी एक्सेट्रा। उसके बाद हम WIP को शो करते हैं, तो 2 ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP एंड लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP। ये लेस करने के बाद हमको फैक्ट्री कॉस्ट ज्ञात हो जाती है, तो हमने लिखा बाय वर्क्स कॉस्ट फैक्ट्री कॉस्ट। उसके बाद हम ट्रांसफ़र करेंगे वर्क्स कॉस्ट CD को डेबिट में, वर्क्स कॉस्ट BD। अब देखिए आप, फैक्ट्री कॉस्ट तक हो गया। उसके बाद ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड एक्सपेंडिचर हम लिख रहे हैं, 2 सैलरीज 2 ऑल ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन रिलेटेड एक्सपेंडिचर। ये ऐड करने के बाद वी कैन कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो हमको कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पता चल गई। बाय साइड में हमने CR में लिखा है बाय कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। फिर उसके बाद ये दूसरा पोर्शन स्टार्ट हो गया, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन CD को हमने डेबिट में ट्रांसफ़र किया, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन BD, और ओपनिंग स्टॉक को 2 ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स और लेस कर दिया क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। ये कैलकुलेट होगी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब हम ऐड करेंगे, यानी 2 सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स, यहाँ एग्जांपल के लिए लिखा है कैरीज ऑन सेल्स, और सेल्स को हम लिखेंगे CR साइन बाय सेल्स। तो सेल्स अब ये लेस कर देंगे तो प्रॉफिट कैलकुलेट हो जाएगा। इस प्रकार है ये सेम एज कॉस्ट शीट, बट ये अकाउंट फॉर्म में है, तो थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है हमको। बिल्कुल सिंपल है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तक एक पार्ट होता है, उसके बाद दूसरा पार्ट स्टार्ट होता है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन CD को हम BD में इधर ट्रांसफ़र करते हैं, और फिर उसके बाद जो फिनिश गुड्स का ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक वो, और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड एक्सपेंडिचर, और सेल्स लिखते हैं बाय में। ये सब करने के बाद हमको प्रॉफिट कैलकुलेट हो जाता है। थैंक्स।